अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे और अपने दिन का आगाज़ बाकायदा से कर चुके होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे एक बात कहनी थी कि हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने माजी में जीते रहते हैं या फिर वो अपने मुस्तकबिल में जीते रहते हैं। माजी की यादों को फरामोश नहीं कर पाते और मुस्तकबिल के ख्वाबों को देख देख के अपना जो आज है वो ख़राब कर लेते हैं। और ऐसे बेशुमार लोग हैं, शायद मेरा या आपका भी शुमार उसमें होता होगा। तो अपने आज को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करें कि अपना आज बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप आज खुश हैं, आज एफर्ट कर रहे हैं खुश रहने की, तो यकीन मानिए कि माजी की तलखियादें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और मुस्तकबिल के ख्वाब पूरा करने के लिए भी आपको एक कुदरत आपको एक एनर्जी फराहम करेगी। सो इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में जनाब जो बात होगी थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे जो लेजेंडरी फनकार जनाब उमर शरीफ साहब हैं, उनका जिस्ते खाकी जर्मनी से पाकिस्तान कराची ईदी सेंटर अब पहुंच चुका है और आज ज़ोहर की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, तदफीन होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जो है, सूरत हाल वहाँ पर क्या है, इस हवाले से भी आपको प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। साथ ही जनाब कोरोना की वबा ने जान नहीं छोड़ी और डेंगू जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली डेंगू की भी अपडेट क्या है, सिचुएशन इस वक्त क्या है, इस पर भी आपको तफसील से अपडेट देंगे। अच्छा जी जनाब, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है, सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगी कराची, जहां पर हमारे उमर शरीफ साहब जो कि एक अहद साज शख्सियत थे, बरजुस्ता जुमले उनके, कोई उनका सानी नहीं था, कोई उनका मुकाबला उसमें नहीं कर सकता था। अगर वन मैन शो की बात हो तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा नाम हमारे जहन में शायद नहीं आता जितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। कॉमेडी की बात हो, स्टेज की बात हो, थिएटर की बात हो, ड्रामों की बात हो, फनकारी की बात हो, ही वॉज जस्ट बेस्ट। और जनाब वो हमारी यादों की बारात में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनका ये जो आखिरी सफ़र है उसको उसमें आसानियाँ पैदा करे। जनाब कराची का जगह, कराची का इलाका, उस्मानाबाद में आंख खोलने वाले उमर शरीफ को आज हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा और मेहमानों का भी आमद का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त उनके घर पर जारी है। और जो उमर शरीफ साहब की जो मैयत है, जिनका जिस्ते खाकी है, उसको ईदी सेंटर खाने सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त उनके घर पे क्या मनाजर हैं, हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टर मोना सिद्दीकी हैं उनसे हम एक ब्रीफ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। मोना, अस्सलाम वालेकुम। मोना बताइएगा, इस वक्त आप उमर शरीफ साहब के घर पर मौजूद हैं, यकीनन उनके चाहने वाले, उनके कॉलीग्स और ख़ासी लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी। क्या मनाजिर आप इस वक्त यहाँ पे देख रही हैं मोना? वालेकुम अस्सलाम नबीहा जी, बिल्कुल मैं इस वक्त लेजेंड कॉमेडी किंग उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि आज सुबह उमर शरीफ का जस्ते खाकी कराची पहुँचा दिया गया है और इस वक्त उनका जस्ते खाकी ईदी सट खाने में रखा हुआ है, जबकि दोपहर के टाइम पे आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचाया जाएगा। उमर शरीफ बाकमाल शख्सियत और बेमिसाल अदाकार, जिनके हज़ारों चाहने वाले पूरी दुनिया में ही मौजूद हैं। ना बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले उमर शरीफ के इंतकाल पर हर आँख अश्क बार है। मैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त शोबिज़ शख्सियात, सियासी समाजी तमाम लोगों का ही यहाँ पर आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि 3 बजे उनकी नमाज जनाजा क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। हमारे साथ कुछ ऐसी ही शोबिज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उमर शरीफ के साथ काम किया है और वो इस वक्त उनकी ताज़ियत के लिए और उनके आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर इंतज़ामात की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल है, सिक्योरिटी भी है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है। हमारे साथ उमर शरीफ के साथ काम करने वाले बकरा किस्तो जो मशहूर ड्रामा था, उसमें एक कैरेक्टर था जो पुलिस का किरदार अदा करने वाले थे, आफ्ताब आलम, और उनका ड्रामा एक था जिसमें उन्होंने जानू जर्मन का किरदार अदा किया था। हम उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताइए कि उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे तो कैसा टाइम गुजरा? कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। उमर के साथ तो जो सफ़र गुजरा है,
शायद अब किसी और के साथ गुजरे। और देखिए, उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी आपने भी फरमाया और दुनिया उन्हें किंग कहती थी, तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि किंग की जब दस्ते खाकी या एयरपोर्ट पे आई तो किस तरह लोग थे। जिन्ना टर्मिनल पूरा भरा हुआ था कि एक बादशाह की दस्ते खाकी आ रही है, और सबसे बड़ा एजाज़ कि उन्हें पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट कर तदफीन की जा रही है। अब देखिए, पाकिस्तानी फ्लैग में उसी को लपटा जाता है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा सफ़ीर होता है। उमर ने ये अपने नाम इसलिए किया कि उमर ने बड़ी खिदमत की। उमर के साथ हम दुनिया गए, ये सीबा साहिबा भी थी हमारे साथ, और बेशुमार आर्टिस्ट थे। और हमने यहाँ आकर, यानी इस ताज़ियत में से पहले भी मैं आया हूँ, एयरपोर्ट पे भी गया, कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उस्ताद ने तो आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, हम उनको सेलिब्रेट करें। आपको पता है, आपने अभी फरमाया कि मैं जानू जर्मन, बेशक बकरा किस्तों के बाद मैं जानू जर्मन बना था, लेकिन उमर बिटवीन द प्रोग्राम या शो के बाद मुझे कहते थे, ज़रा जानू, मैं तुझे जानू कहूँ या मेरा टुल्ला कहूँ। हम अमेरिका में थे तो वहाँ पर लता जी की बहन आई, आशा जी, और उन्होंने नेम से पुकारा हमारे कैरेक्टर को, मुझे टुल्ला कहा। चाचा जान जो थे, जिसमें आदाब आदाब, हम 3 थे, बाप बेटा, मैं बेटा था, चाचा मेरे बाप बने थे और उमर भाई मेरे ससुर बनते हैं। और एक आदाब आदाब का सीन था जो पूरी दुनिया ने देखा और अभी चल रहा है। तो उमर भाई कहते थे कि ये सीन में ये तीनों आर्टिस्ट का कमाल है, आफ्ताब का, निराला साहब का और मेरा, कि हम एक्ट एंड रिएक्ट करते थे। अगर हम एक्ट एंड रिएक्ट नहीं करते, उमर बड़ा फिल्मबदी का बादशाह था। उसके लिए अगर आपके सामने मैं बातें करूं तो शायद वक्त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब करे कि जो अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार में, यानी उनके अहाते में तदफीन है। अब आप सोचें कितने औलिया वहाँ आते हैं और कितना दुरूद का वर्द होता है। अल्लाह ऐसी जगह, ऐसा मुकाम सबको अता करे, सलामत रहे। जी बिल्कुल, उनके बहुत सारे मद्दा हैं। एक और उनके साथी हैं जिन्होंने बकरा किस्तों में उनके साथ काम किया है, शीबा भट्ट, और ये लाहौर की रिहायशी और लाहौर से यहाँ पर उमर साहब का आखिरी दीदार करने आई हैं। जी शीबा साहिबा, क्या कहेंगी? मैं न्यूज़ की बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। उमर शरीफ साहब हमारे फ़नकारों का कोहिनूर है। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा काम मैंने उनके साथ किया। लास्ट 5 साल पहले उनके साथ किया। उमर शरीफ हाज़िर हो अमेरिका की 16 बड़े शहरों में, तो बकरा किस्तों का हो या लाहौर में कितने प्लेज हों, म्यूज़िकल शोज़ हों, वो मेरी स्किल या उर्दू अच्छी की वजह से हमेशा मुझे कास्ट करते थे। मैंने तकरीबन उनके साथ 30 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया और मुझे शर्फ हासिल है अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान, ओमान, कहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं दुनिया भर को बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की यूं ही महराज नहीं, वो माँ की बहुत इज्जत करते थे। माँ से इजाज़त लेके स्टेज पे जाया करते थे, और ड्रामे के बाद होटल में या कहीं भी है, पूरी रात वो हमें तबलीग करते थे। कभी मैंने उनको देखा, मिस नहीं किया कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह पाक की हमें बेहतरीन बातें पूरी रात ना बताई हो। कोई रात ऐसी खाली नहीं थी। आज उसका रिजल्ट देखिए कि कुल कायनात का बंदा जो उनके लिए हंसता था आज उनके लिए रो रहा है, और उनका मकाम दर्जा बुलंद देखिए कि आज बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी के आते में उनको दफनाया जा रहा है। जो लाखों लोग वहाँ पे सलाम के लिए जाएंगे वो सबसे पहले उमर शरीफ को फातिहा पढ़ेंगे। इससे बड़ी क्या महराज है। उमर शरीफ एक बड़े लोगों की कॉपीज बनी है, उमर शरीफ की कॉपी कभी नहीं बन सकती। मैं लाहौर से क्या, मैं दुनिया में कहीं भी होती, मैं मर भी नहीं होती। उनके हम पे एहसानात है, बड़े लोगों के पे एहसानात है। वो फनकारों को, हम अपनी टीम को उठा के रखते थे, हर एक की मदद करते थे। मेरी वालिदा को तकलीफ हुई, उन्होंने मदद की। मैंने अपने आंखों के सामने दुनिया भर को देते देखा, उनको किसी को नहीं देते देखा। एक को दे के लोग सबको बताते, वो किसी को नहीं बताते थे। तो अल्लाह पाक उनके अहले खानदान को सब्र दे। हम सब फनकारों के दिलों में, पूरी दुनिया के दिलों में उमर शरीफ साहब याद रहेंगे। आसमान जितना नाम रब ने उनका बनाया वो इस काबिल थे। उमर शरीफ, हम आपको सल्यूट करते हैं दोनों हाथों से। कुल कायनात आपको सल्यूट करती है। मैंने लम्हा उमर शरीफ के साथ काम किया, उनसे रोज कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। मैंने क्या, सबने सीखा है, लेकिन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उमर शरीफ की आर्टिस्ट हूँ। हम लोगों के ड्रामे नहीं करते थे जब वो लाहौर में आते थे, लोग जेलस होकर हमें कास्ट नहीं करते थे कि ये उमर शरीफ की आर्टिस्ट है, लेकिन हमें फख्र होता था कि अगर 10,000 ड्रामा गलत एक तरफ और एक उमर शरीफ का ड्रामा हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। तो उमर शरीफ के लिए जितना बोला जाए वो कम है। उमर शरीफ साहब
सैल्यूट यू, थैंक यू। शिवा, मुझे ये बताइए आपने क्या रोल अदा किया था बकरा किस्तों में, जरा हमारे नाज़रीन। वो कैसे मैं उस्मान मेमन साहब का एक प्ले करने आई थी, तो उस रात उनके प्ले में नगमा बाजी हमारी सीनियर फनकारा थी, ठीक है, वो बीमार हो गई, वो चली गई लाहौर। उन्होंने मुझे स्पेशली अपने प्ले में बुलाया, लम्हे में बताया कि तुमने ये करना है। वो क्यों मुझे कास्ट करते थे, हम उनकी आंख को समझते थे, वो रेसलों के कायल नहीं थे। वो एक सेकंड में आपका जो एक आता है ना एक्टिंग का सिस्टम, वो कहते थे कि रेसलों में आप भूल जाते हैं, जो एक नेचुरल बात है ना वो आपको फौरन करनी होती। वो इसीलिए मुझे हर प्ले में कास्ट करते थे, हम उनकी आंख समझते थे। तो बकरा किस्तों का में मेरा रोल था, सलमा जफर के सामने वो बुलाते थे, जली जली तपी तपी, वो यादगार रोल था। हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं हमारी शिनाख्त है। उमर शरीफ बिल्कुल बिल्कुल, और जिन लोगों ने, जिन फनकारों ने मोना उनके साथ काम किया है, उनके लिए जैसा कि हमने देखा कि शीबा जी भी बहुत जज्बाती हमें इस वक्त दिखाई दी, और ये जज्बात सिर्फ उनके नहीं हैं जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, बल्कि उनके तमाम तो चाहने वाले लोग हैं। हम लोग भी इस वक्त बिल्कुल आबदीदा हैं, और अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, इस दुआ के साथ आगे बढ़ूंगी। और मुझे बताइएगा मोना, नमाज जनाजा किस वक्त अदा की जाएगी, और साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है उमर शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर? जी नबिया, यहाँ पर उनकी रिहाइश गाह पे जिस तरह से कि लोगों के आमद का सिलसिला जारी है, शोबिज़ शख्सियात अभी आफ्ताब आलम थे, शीबा भट्ट थी, इसी तरीके से और भी दूसरे जो मुकामी यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो भी हैं, और जो टाइम गुजरेगा वैसे वैसे लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है। इस वक्त उनके अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो है उनके घर में ख़वातीन मौजूद हैं, और कुछ जो मर्द हज़रात हैं वो यहाँ पर टेंट में इस वक्त मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन ऐसा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों का रश है, खड़े हुए हैं, और इस वक्त जो है इंतज़ामात जो है वो यहाँ पर इनके घर के बाहर टेंट लगा हुआ है, जबकि गली के जो एंट्रेंस है वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जबकि नमाज जनाजा जो है वो 3 बजे अदा की जाएगी, और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार के अहाते में उमर शरीफ का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मोना, आपसे मजीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर जनाब प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे और ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, और उसके बाद क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट के जो राजा हैं रमीज राजा साहब, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई हैं उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहते हैं जनाब? गुफ्तगू होगी छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब से रमीज राजा साहब क्रिकेट के राजा बने हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं उनको लेकर, जो तब्दीलियां भी, आपको पता है कि बड़े बड़े इस्तीफे भी आए हैं, और कुछ नए नाम भी जो है वो शामिल होंगे नए बोर्ड में। अब बहरहाल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने हाल ही में कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, और इस दौरे के मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से, मीडिया से गुफ्तगू भी की, और कहते हैं कि अगर क्रिकेट की मईशत और हमारी टीम अच्छी होगी, स्पेसिफिकली ही फोकस्ड ऑन इट, और कहा कि तो टीम्स वापस नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में टीम्स आएंगी और पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा रमीज राजा साहब ने कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस और ऑफिस के अखराजात कैसे कम किए, हमें बोर्ड में भी अखराजात कम करने हैं, 2 की बजाय 1 कप चाय पिए, एसी का कम इस्तेमाल करें, दफातर से जाते हुए लाइट्स बंद करके जाएं। रमीज राजा साहब मजीद कहते हैं कि भाई कौमी टीम के खिलाड़ियों को इतना जानते हैं जितना उनके वालिदैन भी नहीं जानते। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। लग रहा है कि खान साहब के बिल्कुल नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहरहाल इसी के ऊपर जो इनके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं, और इस पर जरा बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के एनालिस्ट जनाब सीनियर एंकर पर्सन जनाब याह्या हुसैनी साहब। याह्या साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आप रमीज राजा साहब की बातों से लग रहा है कि वो खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, चाय 2 की बजाय 1 कप पिए, दफ्तरी अखराजात कम करें। आपको लगता है कि ये सब मामला कम करने से जो हकीकी फॉल्ट है या जो कमी है उसमें कोई तब्दीली आएगी?
नबिया, जो आपने बात की फुट स्टेप को फॉलो करने की इमरान खान साहब के रमीज हसन राजा के हवाले से, बड़ी दिलचस्प आपने गुफ्तगू की कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एहतसाब होगा, बहुत सारी चीजें जो है वो जबान ज़द-ए-आम है। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस वक्त कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गई वो 50 लाख घर। खैर, हमारा टॉपिक सियासत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने वो कहते हैं ना कि तार छेड़ दिया था, तो मैंने थोड़ा सा आपसे काफिया मिला लिया। लेकिन अगर आप रमीज हसन राजा साहब की बात करती हैं, तो मैं आपसे ही काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि नबिया, क्या आप मुझे ये बता दीजिए कि आप भी टीवी चैनल पर शो होस्ट करती हैं, मैं भी करता हूँ, कि ये मुझे बता दें कि आप अगर अपने गेस्ट को जो है 1 कप चाय की प्याली के बजाय जो है सिर्फ कप रख के जो है इस बात का खुलासा कर देंगी कि ये कप रखा हुआ था, उसके अंदर आप पानी डाल दें, तो क्या आपके शो की रेटिंग बढ़ जाएगी? सेम मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अगर ऑफिस में लोगों को 2 की जगह 1 चाय की प्याली दी जाएगी, तो क्या पाकिस्तान टीम जो है वो हर मैच जीतने लगेगी? देखें, इखराजात कम करने की जहां तक बात है, आप इखराजात चाय की प्याली कम करके नहीं करेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई, वो जो लड़कियां गेम खेला करती थी जब छोटी हुआ करती थी, चाय की प्याली पोशम पाशाम, आगे मुझे नहीं पता क्या होता। लेकिन हकीकत पसंदाना बात यह है कि अगर आपकी टीम को परफॉर्म करना है, तो आपकी टीम को ग्राउंड में परफॉर्म करना होगा। बॉलर्स को विकेटें उड़ानी होंगी, बैट्समैनों को रन बटोरने होंगे। लेकिन ये कह देना कि जी आप लाइट बंद कर चले जाएं, ये कह देना कि जी 2 की जगह 1 चाय की प्याली का कप है, इस तरह टीम की परफॉर्मेंस तो ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा यहिया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से जो है वो गुफ्तगू को अभी आगे। कहते हैं कि मैं खिलाड़ियों को उनके वालिदैन से ज्यादा जानता हूँ ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? नविया, बात दरअसल ये है कि बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोगों का ज्यादा वक्त अपने साथ काम करने वालों के हवाले से गुजरता है, अपने घर वालों के साथ इतना नहीं गुजरता। तो चले, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज को तनकीद बराए वो होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका ज्यादातर वक्त अपने साथी खिलाड़ियों के साथ या बोर्ड के ऑफिशियल के साथ गुजरता है, ना कि अपने घर वालों के साथ। तो इस तनाजुर में अगर वो बात कर रहे हैं कि जी हम इन खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये ऐड करना चाहूंगा कि कुछ अरसे पहले तक रमीज हसन राजा साहब जो थे वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे, क्रिकेट की कमेंट्री के हवाले से लोगों के लिए पहचान बने हुए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने हर किसी को जो है हेड टू फुट जो है वो असेस करना शुरू कर दिया है। पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वो सिर्फ खिलाड़ियों की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब वो इन खिलाड़ियों को जो है वो लकड़ी से हाँकने की जो कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। ये खिलाड़ी बड़ी मुश्किल चीज है नबिया, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा रमीज हसन राजा के लिए, क्योंकि वो खुद भी खिलाड़ी रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त इसीलिए खामोश बैठे हुए हैं, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, चाहे मौजूदा क्रिकेटर्स हों, या जिनके साथ उनका मैच पड़ा हुआ है। आप भी बेहतर जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो इस वक्त सिर्फ अपने मुंह पर इसलिए उंगली रखकर बैठे हुए हैं कि बहरहाल रमीज हसन राजा साहब जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मसनद पर बुरा जमान है। लेकिन रमीज हसन राजा साहब को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपने काम से जो है वो क्रिकेट के राजा बने थे, और आगे भी वो क्रिकेट के अगर राजा रहेंगे तो अपने काम से बनेंगे, लोगों के साथ पंगा लेकर, लोगों के साथ जो है वो मैच डालकर नहीं बनेंगे। अच्छा जाइए, अब क्योंकि उन्होंने बड़ी जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बात पे फोकस किया कि क्रिकेट की जो मैशत है और अगर हमारी टीम अच्छी होती तो कोई टीम वापस ना जाती। तो मेरे ख्याल में कि न्यूजीलैंड की टीम की बज़ाहिर ऐसी तो कोई वजह नजर नहीं आई कि वो इस वजह से वापस गए हो, ये तो हम सबको पता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं नबिया कि न्यूजीलैंड की टीम कैसे गई, इंग्लैंड की टीम कैसे गई, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नहीं पता था। आपको पता है वहां पर कमेंटेटर्स हो, वहां पर सहाफी हो, वहां पर खवातीन क्रिकेटर्स हो, सभी सरापा एहतजाज हो, और वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड को इस चीज का इदराक रखना चाहिए था। अब वो कौन सी कुव्वत थी जिसने इंग्लैंड को, जिसने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल नहीं करने दिया? न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आकर जमीन को छू कर चली गई। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन विकेट गिर चुकी है वसीम खान साहब की, DRS, और उसके साथ जो है वो इन टीमों को वो बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, बड़ी भारी तनख्वाह ले रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि जी मैं पाकिस्तान में आया हूँ
तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर आऊंगा, तो वो नहीं ला सके और उसके बाद अब उनकी छुट्टी हो गई है। लेकिन जहां तक आप ये बात कर रही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान ना आना, पाकिस्तान की मईशत अगर मजबूत होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पैसों में जो है वो नहा रहा होगा, सोने की जो है वो चुड़िया लोगों के सर पर बैठा रहा होगा, लोगों के कंधों के ऊपर जो है वो, आई थिंक कि अब जितना क्रिकेट पर हमारे यहाँ जितना क्रिकेट को पसंद किया जाता है, और अगर आम इंटरेस्ट की भी बात की जाए और जितना इन्वेस्ट किया भी जाता है, मेरे ख्याल से शायद ही पाकिस्तान में किसी और स्पोर्ट्स पर इतना ज्यादा भी किया जाता हो। बहरहाल ये तो टाइम बताएगा कि किस तरीके से तब्दीली आती है, इंटरनेशनल टीम्स कैसे पाकिस्तान आती है, जो वो ये बात कर रही हैं कि हमें क्रिकेट की मैशत बेहतर करनी होगी। और आपको तो पता है कि हम पैसों के मामले में जो भारतीय बोर्ड है उसका मुकाबला या जो दीगर जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं उनका मुकाबला फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए हमें करना क्या होगा? लेकिन अभी बात दरअसल ये कि रमीज हसन राजा साहब जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, एक चीज होती है स्पॉन्सरशिप और एक होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जब आप स्पॉन्सरशिप करते हैं तो बाकायदा आपको टेंडरिंग करना पड़ती है, बाकायदा आपको इश्तिहार देना पड़ता है, एक लंबा जो है वो आपको मरहले से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में वरुण फिलिंडर और मैथ्यू हेडन एज ए कोच खिदमत अंजाम देंगे, उन्होंने एक बैंक के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया और इन खिलाड़ियों का जो मुआवजा है बतौर कोच वो बैंक अदा करेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से रमीज हसन राजा साहब काम कर रहे हैं, अभी जो वो कराची भी आए हैं, मुझे ऐसा लगता है वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि पीएसएल में, मिसाल के तौर पर इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं आईपीएल में खिलाड़ियों को, पीएसएल में खिलाड़ी आएंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में उन खिलाड़ियों को खेलने के 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो आप उनको 5 करोड़ रुपए देंगे। वो 5 करोड़ रुपए जो है वो आप फ्रेंचाइज से लेकर नहीं देंगे, आप क्रिकेट बोर्ड से लेकर नहीं देंगे। वो आप इन बिजनेसमैनों को इस बात पर आमादा करेंगे कि जी वो जो 3 करोड़ रुपए हैं वो आप इनको अदा कर दें और आप इनको अपने सोशल मीडिया पर या जिस तरह भी आप उनको यूटिलाइज करना चाह सकते हैं करें। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको हमें सराहना चाहिए। अच्छा, यह लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी कि नेशनल T20 कप का जो पहला मरहला है वो भी खत्म हो चुका है, दूसरे मरहले का आगाज अब लाहौर में हो चुका है। कैसे देखते हैं आप पहले मरहले को और खिलाड़ियों की खासकर परफॉर्मेंस को? नबिया, वो बात आपने सुनी होगी ना कि जैसे आपने सर मुंडाया ओले पढ़ने लगे तो इन खिलाड़ियों के ऊपर पहले बहुत सारे जो है वो तहफ्फुज़ात थे कि किस परफॉर्मेंस पर इन खिलाड़ियों किया गया। अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और जिन खिलाड़ियों के ऊपर मीडिया सरापा एहतजाज था, जिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के ऊपर क्रिटिक्स बात कर रहे थे, उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। चाहे वो मोइन खान साहब के पर्दन आदम खान हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो आसिफ अली हो, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहनवाज धानी, शोएब मलिक इस वक्त बड़े पावरफुल कैंडिडेट हैं, बल्कि उन्होंने तकरीबन जो है वो बोर्डिंग कार्ड भी मुझे लगता है कि हासिल कर लिया है। और वो फ्लाइट जो कि 15 तारीख को टेक ऑफ करेगी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए, वो उस फ्लाइट में मौजूद होंगे। अब शर्जील होते हैं या फखर होते हैं, इस बात का फैसला होना भी बनता है। थैंक यू सो मच शाहिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। और जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे यंग डॉक्टर्स का जो एहतजाज है और जो उनके तहफ्फुज़ात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उस हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे पूरे मामले की सब जो सिचुएशन है एग्जैक्टली। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी जनाब 2021 और कोविड की सिचुएशन ही कुछ बेहतर होती है और फिर बिगड़ जाती है कि ऐसे में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। और लाहौर में जो हुकूमती इदारे हैं उनकी क्या कहें कि मुबैना गफलत या लापरवाही के बायस, चूंकि शायद सारा फोकस कोविड पर है, उसके SOPs पर है, तो शायद इस वजह से जो डेंगू है उसने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। गुज़श्ता 9 रोज में सूबे भर से मजमूई तौर पर 1431, जबकि अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो 1000 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज डेंगू प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी जो स्टेटमेंट सामने आया है रिसेंट, उसमें वो कहती हैं कि 71,000 जो घराने हैं सिर्फ लाहौर के, वहां से डेंगू लार्वा बरामद हुए। तो क्या ये बदतरीन सिचुएशन नहीं है इस वक्त? नहीं, ये बदतरीन सिचुएशन नहीं है। ये लार्वा डिटेक्शन जो है ये एक प्लस पॉइंट है। तो हमने लार्वा को ही फौरी तौर पर एलिमिनेट करना होता है और दैट इज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट सर्वेलेंस।
कि हमने लार्वा डिटेक्ट किया और उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको मच्छर नहीं बनने दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू मुहिम होती है हर साल, इस वक्त डेंगू मुहिम की सिचुएशन के हवाले से आप हमें बताइएगा। जी, डेंगू मुहिम के डेंगू सर्वेलेंस टीमें जारी हैं और हमारे पूरे लाहौर में पूरे लाहौर को कवर किया जा चुका है इस वक्त, क्योंकि मैं अभी तक मुंतजिर हूँ कि मेरे घर में भी कोई टीम आए और स्प्रे वगैरह हो, सारा सिलसिला हो। मैडम वो बिल्कुल मुंतजिर आप हैं तो वह इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म हो जाएंगी, टीमें काम कर रही हैं और सर्वेलेंस भी हो रही है, केस रिस्पांस भी हो रहा है। जितने लार्वा डिटेक्ट हो रहे हैं उनका केस रिस्पांस हो रहा है, जितने केसेस आ रहे हैं उस केस घर को इंडेक्स हाउस बना के उसके 48 हाउसेज अराउंड जो है तो हम स्प्रे सर्वेलेंस और इस तरह की जो लार्वा सैंडल और मॉस्किटो किलिंग एक्टिविटीज जारी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर सिचुएशन की बात की जाए तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी सिचुएशन के हवाले से भी आप जरा हमें बता दीजिएगा। नहीं, ये सब हॉस्पिटल में हमारे पास मरीज हैं लेकिन वो सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा सीरियस नहीं है। हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी के THQ DHQ है, वो सारे पूरे पंजाब की अलर्ट हैं। हमने बेड मखसूस कर दिए हुए हैं, हमने रैप प्लान भी बना लिया है कि अगर हमें कोई मजीद ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो भी हम इनको कैटर करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है इस वक्त हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील हुआ है और कुछ ही रोज में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो डेंगू वायरस है उसकी तादाद में, जो पेशेंट्स हैं, मरीजों की तादाद में जो एक अचानक जो इजाफा हुआ है, अब क्या वजह इसकी आप समझ रहे हैं? अचानक तो इजाफा हो जाता है, ये एक साइकिल होता है, तो उसमें जो है ये 2 साल बाद है, बाज़ औक़ात ये इस तरह रिपीट करता है साइकिल। तो मरीजों का इजाफा तो हुआ है लेकिन हम उनको इंशाल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं, मरीजों का को भी ट्रीट कर रहे हैं और उनका केस रिस्पांस भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि डेडलाइन जो है वो कब तक की दी गई है, जो गली मोहल्लों में और जो सोसाइटीज में जो स्प्रे किए जा रहे हैं, जो डेंगू स्प्रे मुहिम है, उस हवाले से बताएगा कि ताकि काबू पाया जा सके ना वायरस पर, वबा पर। नहीं, हमने जो हमारी हाई रिस्क टाउन थे और उनमें जो हाई रिस्क यूनियन काउंसिल थी तो हमने आइडेंटिफाई किया, और हाई रिस्क उसको कहते हैं कि जिसमें मोर देन 10 पेशेंट्स हो, तो हमने उनके में 100% क्लीन स्वीप कराया है, डबल टीमें लगाई हैं। इस वक्त भी हम अलामा इकबाल टाउन की फुल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने डायरेक्टर ऑफिस से भी हमने अपने टीम में ऑफिसर्स लगाए हैं और CO हेल्थ और हमारे सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर, DG हेल्थ सारे बोर्ड है, डेली मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी हमारे दोनों सेक्रेटरी साहिबान ने जॉइंट मीटिंग की है वन हेल्थ के हवाले से कि वी आर वन पेज, जहाँ से हमने पेशेंट्स को रोकना है, अगर पेशेंट आता है तो स्पेशलाइज में ट्रीट करना है। We are on board और we are managing all the situation. अच्छा डॉक्टर साहब, अवेयरनेस, चूंकि कोविड की भी जब भी बात होती है, डेंगू की भी बात होती है, तो जब तक आम आदमी खुद भी अपनी परवाह नहीं करता और ख्याल नहीं करता और SOPs फॉलो नहीं करता तो हम इस पर काबू पाने में दिक्कत होगी। तो डेंगू के हवाले से, जिस तरह से कोविड के हवाले से बार बार बात की जाती है, अवेयरनेस के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली भी अपनाई जाती है, तो क्या डेंगू के लिए इस बार भी कुछ किया जा रहा है, कोई अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल हमने मीडिया के ऊपर अपने डेंगू के महकमा सेहत की प्राइमरी सेकेंडरी की जानब से एडवर्टाइजमेंट भी दी हैं, प्रिंट मीडिया में भी आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रही हैं। 2 दिन पहले हमने उधर जो है वो जो DHA का किया है, उधर डेंगू के खिलाफ फ्लैग मार्च भी किया है। हमारी गाड़ियां, हमारे स्पीकर और CSR की हम लोगों को आगे मुहिम जो है वो हमारी जोरों पे है। इंशाल्लाह हम उनके ताउन की हम अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ कि अवाम हमें एक्सेस दे, हमें हमारे जो डेंगू के SOPs हैं उसके ऊपर वो खुद भी अमल करें, हाउस कीपिंग करें, घर में पानी ना खड़ा होने दे और इस तरह की सारी चीजों के ऊपर वो अमल दरामद करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू मरीजों के लिए जो फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला किया गया है, अभी वो इन प्रोसेस है। वो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमने वो स्टैंड के तौर पे जो है वो अथॉरिटीज में इसको फाइनल कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद हुसैन मगसी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर से हमें आगाह कर रहे थे। डेंगू मुहिम बिल्कुल जो है वो जोरों शोर से जारी है। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी तमाम देखने वालों को कि आपको खुद भी अपने तय एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम कोविड के हवाले से SOPs अपनाते हैं, उसी तरह से डेंगू से भी हमें बचने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे जो पानी है वो आपके घरों के बाहर या घर में बेवजह ना मौजूद हो। बच्चों को आप, अभी चूँकि सीज़न भी चेंज हो रहा है, पूरे बाजू भी पहनाए, स्प्रे करके रखें ताकि आप मच्छर से बच सकें। जनाब, एक वक्फे की जानिब बढ़े हैं, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। न्यू पाकिस्तान में आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और जब रेस्टोरेंट हम जाते हैं और कोई खाने की डिश पे दिल आ जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा उसी डिश को मंगवाते हैं क्योंकि हमें उसका टेस्ट, हमें उसका जायका अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कितनी बार आपके साथ ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि कभी ट्रे में वेटर किसी और का खाना लेकर जा रहा हो और वो इस कदर खूबसूरत अंदाज से सजावट के साथ पेश किया जा रहा हो और खुशबू और महक भी बहुत अच्छी आ रही हो कि आपने स्पेशली वेटर को बुलाया हो और पूछा हो कि भाई ये कौन सी डिश है और ऑर्डर की हो। अभी मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है। तो ये एक आर्ट है और मेरे ख्याल से ये आर्ट कम ही लोग जानते हैं कि अब इसके हवाले से प्रॉपर पाकिस्तान में स्टडीज भी हो रही हैं, डिग्री भी हो रही हैं। और अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो भाई बड़ा अच्छा पे भी किया जाता है और बड़ा पसंद भी किया जाता है और बड़ी वहाँ पे जो है वो जॉब्स ही जॉब्स हैं भाई इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना तो स्टडीज इस हवाले से कोई इतनी अच्छी हो रही हैं, ना जॉब्स उस हवाले से इतनी अच्छी मिल रही हैं। तो जनाब इसको कहा क्या जाता है, ये जो आर्ट है खाने को इतने खूबसूरत अंदाज से जो पेश करने का तरीका या फन या आर्ट कहें, इसको जनाब कुलिनरी आर्ट कहा जाता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो जनाब गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर फुरकान साहब। सर वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में फाइनली अब कुलिनरी आर्ट के हवाले से थोड़ी सी गूंज आना शुरू हुई है, बात होना शुरू हुई है। चले देर आए दुरुस्त है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्यों भाई इतना वक्त कहाँ लग गया? आई थिंक इससे पहले किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने या किसी भी और इदारे ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया था बिकॉज हमने कभी इसको एज अ प्रोफेशन नहीं देखा। हम अभी भी हमारी इंडस्ट्री में या डॉक्टर्स इंजीनियर्स एग्जैक्टली उनको होता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या अब आईटी का बहुत बूम है कि आईटी में चले जाएं। बट एज कुलिनरी आर्ट्स एज अ शेफ ना किसी ने इसको प्रोफेशन नहीं देखा। हम अभी भी इसको ना एज हम कहते हैं बावर्ची है, बस खाना बनाना है। तो वो इसलिए सुपीरियर ने तो बेसिकली कुलिनरी आर्ट का जो एक्सपर्ट है वो आपका शेफ ही होगा। हाँ जी, इट्स नॉट जस्ट बीइंग अ शेफ। ओके। शेफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब यू नो द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ फूड। आप फॉर एग्जांपल बंदा कोई जिम करता है एंड यू आस्क अ ट्रेनर कि यार मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। और अभी फुरकान इसका तो बहुत ट्रेंड भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, लोग कीटो डाइट्स खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। डिफरेंट तरह की डाइट्स आ चुकी हैं, लोग जिम जाते हैं, रुझान है मर्द खवातीन दोनों की अगर बात की जाए। और उसके साथ उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं, अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना है। जो आप डाइट फूड पे होंगे और आपका खाना अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं होगा तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा खाने को। ऐसे ही है बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, तो पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस हवाले से अभी स्टडीज दे रही हैं? एट द मोमेंट देयर इज नो यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ जो डिप्लोमास करवा रहे हैं, बट एक 4 ईयर डिग्री एज अ प्रॉपर एजुकेशन ना इसको किसी ने भी नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ यूनिवर्सिटी हैज टेकन एन इनिशिएटिव। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री लॉन्च की है, 4 इयर्स बैचलर्स इन बीएस कुलिनरी आर्ट्स मैनेजमेंट। अच्छा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी जिसने अभी ये डिप्लोमा स्टार्ट किया है। इट्स अ डिग्री, नॉट इवन इट्स अ HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। और ये कितने टाइम की डिग्री है? 4 इयर्स डिग्री। 4 इयर्स की 4 साल आफ्टर बैचलर्स। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बैचलर्स। आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन प्राइमरी कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने इट्स एन अंडरग्रेड प्रोग्राम। आप इसको अपना एज अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए बात करना मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा, जो हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं या बाहर मूव होना चाहते हैं तो आप स्किल बेस्ड एक ऐसा जो है वो आप अगर देखें तो एक ऐसी चॉइस होती है जिसपे आपको बहुत जल्दी इमिग्रेशन मिल जाती है। और अगर कोई शेफ हो और अगर इस आर्ट का माहिर हो तो कितनी कदर की जाती है वेस्ट में, बहुत कदर की जाती है। There is more than 32 countries at the moment जो आपको स्किल बेस्ड वीजास देती हैं, इमिग्रेशन देती हैं, और उनकी कंट्रीज के लिस्ट में शेफ ना एक प्रायोरिटी पे आता है एंड दे पे रियली वेल। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में अभी ऐसा क्यों नहीं है? लाइक आई सेड कि हमने ना इसको एज अ प्रोफेशन नहीं देखा। लोग अभी भी हमारे यहाँ ये एक थोड़ा सा डिलेमा है कि जो मर्द है अगर वो शेफ या कुकिंग या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पेरेंट्स या फैमिली की तरफ से बड़ा रेजिस्ट किया जाता है कि अच्छा जी अब तो जाके खाना बनाना है। एंड इफ यू नोट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन। हाँ। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, पीछे आप किचन में देखें कौन खाना पका रहे थे, ऑल मेन आर कुकिंग। तो इसलिए आई थिंक इस प्रोफेशन में ना लोगों को आना चाहिए। इट्स अ वेरी वेल पेड प्रोफेशन। इट्स एन आर्ट बेसिकली। हम जिस तरह पेंटिंग करते हैं ना, हम पेंटिंग को एज एन आर्ट लेते हैं, तो ये प्रॉपर एक आर्ट फॉर्म है। आप अपनी प्लेट के ऊपर वो आर्ट करते हैं, आप खाने से आर्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स, देयर आर सो मेनी टेक्सचर्स जिनसे आप नई नई डिशेस नई बनाते रहते हैं। हमें खाने का बहुत शौक होता है, हम जाते हैं बाहर पेस्ट्रीज, डिजर्ट्स, कुछ स्टेक्स खाते हैं, बट बनाने का नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सब में बहुत सारे ऐसे बेकरी आइटम्स का आपने जिक्र कर लिया, पास्ताज हो गए, सैंडविचेस हो गए,
अब मैं दिल का शो वाइंड अप करके अब मैं कहीं पर ब्रेक लगा लूं किसी रेस्टोरेंट में जाके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आइटम्स होते हैं जो समटाइम टेस्ट करने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी और खूबसूरत तरीके से की गई होती है कि आपको लगता है यार ये तो बेस्ट होगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट। इट्स लाइक द फर्स्ट थिंग इज यू फर्स्ट ईट फ्रॉम द आईज एंड देन यू ईट इट इटसेल्फ। तो पाकिस्तान में क्या इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं? सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑब्वियसली इस पर काम अब कर रही है और 4 साल की डिग्री भी है। तो क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि और यूनिवर्सिटीज़ में भी करवाया जाएगा और इसका स्कोप बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि क्योंकि सुपीरियर ने स्टार्ट किया तो आई थिंक देयर वुड बी मोर यूनिवर्सिटी जो ये इनिशिएटिव अब लेंगी। और जिस तरह हम एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, बट हमने कभी उसके बाद आगे फर्दर स्टेप पर ही देखा कि हमने उस खाने को करना क्या, हमने बनाना किस तरह से है। तो ये पहला इनिशिएटिव है, बट आई थिंक इसके बाद और यूनिवर्सिटीज ये इनिशिएटिव जरूर लेना शुरू कर देंगी। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में कब से ये स्टार्ट हुआ है? ये इस फॉल सेमेस्टर से। दैट्स अमेजिंग। अच्छा फुरकान, आपने भी यही स्टडी किया हुआ है, यही पढ़ा हुआ है, सो फैमिली की तरफ से कभी आपको नहीं वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस या वो थोड़ा सा वो हुआ कि भाई कुछ आईटी कर लो, बैंकिंग कर लो, कोई इंजीनियरिंग कर लो? या यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे फादर ने मुझे एक्चुअली पुश किया ये करने के लिए, बिकॉज़ ही स्पेंट मोस्ट ऑफ लाइफ इन होटल इंडस्ट्री। तो उन्होंने देखा था कि एक शेफ का क्या ऑरा होता है, हाउ शेफ इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, जैसे कि मीडिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि 200 लोगों की मेहनत, इस तरह न्यूज़ का काम होता है, रिपोर्टर, कैमरामैन, आपकी प्रोडक्शन टीम वो जा रही है फील्ड में और जी पूरी एक खबर लाकर एक एंकर को दे दी जाती है। सो एंकर जो है या जो होस्ट जो है वो स्टार होता है 200 लोगों की मेहनत को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वो बेसिकली स्टार है। तो इसी तरह जो शेफ है वो भी उस होटल का वो स्टार है वहां पे। एग्जैक्टली, उसका ऑरा, उसकी इंपॉर्टेंस, इट्स मोर देन द जनरल मैनेजर और इवन द ओनर हिमसेल्फ। दे आर वेरी, वो शेफ के साथ ना बहुत क्लोज होते हैं, उसको पता है कि ये बंदा इसको नहीं जाने देना, ये है जो होटल चला रहा है। क्योंकि सब ने, आप यू गो टू रेस्टोरेंट या होटल, आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना किचन से आ रहा है, खाना शेफ बना रहा है। तो बाकी जो एनवायरनमेंट है या जो एम्बियंस है, दैट्स अ चेरी ऑन द केक। अच्छा, मैं आपके साथ फुरकान एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। माय हस्बैंड एंड मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग फूडी हैं और हम लोग बहुत सारी नई जगह ट्राई नहीं करते हैं, जो पसंद आ जाती है फिर हम वहीं पे रहते हैं। तो एक बार डिफेंस में हमने, एक मैं नाम नहीं ले सकती, हमने एक रेस्टोरेंट हमने किया, वहाँ पे देसी कुजीन मिलती थी, वो थाल में बनाई जाती थी और वो फर्स्ट टाइम ट्राई की और उसके बाद 3 से 4 बार एवरी वीकेंड मैं वहाँ पर गई और शेफ को मैंने बाकायदा हमने बुलाया और मेरे हस्बैंड की उससे बातचीत हुई। एंड वेरी नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि जब हमने वो थाल ऑर्डर किया तो वो टेस्ट चेंज था। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड ने पहला वो नवाला लेते हुए उसने बोला कि अब ये जगह बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका फिर दूसरे बेटे से पूछा, उसने बताया कि जो शेफ था वो एक्चुअली दुबई शिफ्ट हो गया है, वो चला गया है वहाँ पे, इसलिए वो, और ट्रस्ट मी कि अब मैं उस जगह से गुजरती हूँ तो वो रेस्टोरेंट वहाँ पे वो बंद हो चुका है, वो नहीं है। तो बेसिकली जब टेस्ट चेंज हो जाता है, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, आपका शेफ चला जाता है, तो बेसिकली वो चीज, और हाँ जी, वो जो सारा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से गेस्ट या कस्टमर्स आते हैं तो दैट्स गॉन। कि आपका टेस्ट वो चला गया, लोगों को एक टेस्ट की आदत हो जाती है। इफ दे लाइक समथिंग, जब वो चेंज होता है ना, फिर वो ज्यादा इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अच्छा फुरकान, खवातीन क्यों कम है इस फील्ड में पाकिस्तान में? खवातीन कम, आई वुडंट से कि कम है, आपको लगता है घर में भी जाके खाना बनाने और बाहर जाकर मेरे लिहाज से खवातीन जो है ना वो ज्यादा डेजर्ट्स और ज्यादा मीठे की ज्यादा शौकीन होती हैं, बेकरी आइटम्स। एग्जैक्टली, तो दे आर मोर बेकर्स एंड दे आर मोर टुवर्ड्स पेस्ट्री। तो अगर आप देखें अभी भी आजकल बहुत खवातीन है इंस्टा पे या फेसबुक पे ऑनलाइन, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। तो ये पिछले कुछ 2-3 साल में काफी बूम पे आया है। ऑनलाइन बहुत ज्यादा आया है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पेस्ट्री शॉप्स ऑनलाइन या बेकरी शॉप्स जो ना अब अपने घर से बना के दे रही हैं। तो आई थिंक खवातीन को ना ज्यादा मीठे का शौक है, तो वो जरा उस साइड पे ज्यादा रहती हैं। खाती मीठा है, बोलती तीखा है। कितना अच्छा हो कि खाएं भी मीठा और बोले भी मीठा। सारे मसले, परेशानियां, झंझट ही मेरे ख्याल से वहां पर खत्म हो जाए। अच्छा जी, जो लोग इस फील्ड को या इस डिग्री को करना चाहते हैं और इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, कुछ टिप्स अगर फुरकान आप उनको देना चाहें? नहीं, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू हैव अ करियर व्हिच इज़ वेल पेड और इफ़ यू इवन वांट टू गो अब्रॉड, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, प्लस एक स्किल है, इट्स आर्ट है। जिस तरह माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से कि यार इफ़ यू लर्न दिस स्किल ना तो कभी भूखा नहीं मरेगा। यू कैन मेक फूड एंड सर्व पीपल एंड अर्न फ्रॉम इट एनीवेयर, और इवन ऑन द रोड। आप रोड पे एक रेडी भी लगा के ना, यू कैन स्टिल अर्न। यू कैन ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, यू कैन ओपन योर ओन बेकरी, योर ओन होटल, एनीथिंग। आप घर से खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें इतनी वैरायटी है, इतना खाना, इतना कुछ है कि देयर इज नो लिमिट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा हमें, इसमें पाकिस्तान में अच्छी अर्निंग है अभी? पाकिस्तान में अच्छी अर्निंग है। जिस तरह हमारे सुपीरियर का एक प्रोग्राम है व्हिच इज 3U1M। ओके। सो होता है कि अब
नॉर्मली आप डिग्री करते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ. तो हमारा जो 3U1 है, मैंने आपको 3 years यूनिवर्सिटी एंड 1 year इन द मार्केट, तो आपको ना 1 साल की ट्रेनिंग मार्केट में आपको भेज देते हैं। तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है ना, आपके पास ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस होता है। That's great. तो उस एक्सपीरियंस के बाद व्हेन यू गो इन द मार्केट विद एन एक्सपीरियंस इन हैंड, तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। इट्स अराउंड मोर देन 100,000 80,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अच्छा फुरकान, जैसे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है, तो रिस्पांस आई एम श्योर बहुत अच्छा आया होगा। रिस्पांस आ रहा है, लोग पीपल आर वेरी, वो पूछ रहे हैं, दे वेरी इनिशिएटिव के यार कब हो रही है डिग्री, क्या स्कोप है इसका। और हम कुछ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो अब्रॉड, या वो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि खाने में ना देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन फूड। और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि इट्स अ स्किल बेस्ड डिग्री, सो जो कभी भी आपसे आपके हमेशा ये हुनर हमेशा आपके हाथ में रहेगा। और अब फाइनली पाकिस्तान में इसका स्कोप भी बढ़ना शुरू हो चुका है, अर्निंग भी अच्छी, और वेस्ट में तो बहुत ही पसंद किया जाता है, बड़ी कदर की जाती है। सो थैंक यू सो मच फुरकान, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें आपने कुलिनरी आर्ट के बारे में इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बढ़ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, वक्फे की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और मैं अक्सर हमारे शो में बात करती हूँ आप सबके साथ कि जब हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री के जो फनकार हैं, या जो एक्टर्स हैं, या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो किसी भी सोशल इशू पर आकर या अवाम के मसले के हवाले से कोई काम करते हैं या बात करते हैं, तो उसमें बड़ा वजन होता है, बड़ा वो असर रखती है, और बाकी कम्युनिटी भी उसमें इन्वॉल्व होने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करवाती है। तो जनाब, ऐसे में ही हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत सालों तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ड्रामाज में सर्व किया है, सोशली भी बहुत एक्टिव हमें हमेशा से दिखाई दी है, अब हुकूमत राइट्स कमेटी सिंध के रुकन मुंतखब हुए हैं। जनाब, मैं बात कर रही हूँ कैसर खान साहब को। और सबसे पहले तो कैसर जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। मुझे बताइएगा कि सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में इंसानी हकूक़ की जो सिचुएशन है, सूरत हाल हमेशा से कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अब आप इसके रुकन मुंतखब हो चुके हैं माशाल्लाह, तो क्या एजेंडा आपके जहन में है? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात करना मुनासिब समझा। अच्छा, हुकूमत सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जी, उसने जो ये ह्यूमन राइट्स कमेटी तश्कील दी है, और उसमें जो मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ मैं अकेला टेलीविजन का आदमी नहीं हूँ, और लोग भी हैं जी। इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तो इसमें आर्टिस्ट भी हैं, इसमें लॉ मेकर्स भी हैं, मतलब इट्स बुके ऑफ ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ। अब जहां तक आपने बात करी है सोशल इश्यूज के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और आपने पर्टिकुलरली सिंध की बात की है जी, तो सिंध इतना बुरा नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जाता है। सिंध हमारा एक बहुत सरसब्ज और शादाब हरा भरा एक सूबा है, और जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग आके अपने लिए रोजगार तलाश करते हैं, और हमारी पाकिस्तान की सरजमीन हमको सिंध के जरिए से रोजगार देती भी है जी। हाँ, जहाँ पर इंसान बसते हैं वहां पर नाचातियां भी हो सकती हैं, वहां पर झगड़ा फसाद भी हो सकता है, वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम एक चीज को इशू बना के और उसको प्रोपेगेंडा करते रहें। सिंध गवर्नमेंट या पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो जहां हम मुख्तलिफ भाई रहते हैं ना, कोई सिंधी, कोई महाजर, कोई पंजाबी, कोई तान, तो भाइयों में एक घर में भी कोई ना कोई नाचाती हो सकती है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर दो भाइयों के दरमियान या कोई ऐसा मामला होता है जिससे कि नाचाती का कोई अंसर डेवलप हो, तो उसको रोकने के लिए उनको लीगल हेल्प देने के लिए एक कमेटी बना दी जाए, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स कमेटी फॉर सिंध, और हम उसके मेंबर्स हैं। अब मैं चूंकि एक वकील भी हूं, तो हमारे लोगों को फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि वो बहुत हैवी प्रोफेशनल फीस अदा करके बड़े वकला हजरात के पास अगर जाना चाहें तो जरूर जाएं, लेकिन अगर हुकूमत सिंध से उनको कोई हेल्प चाहिए तो हम वॉलंटरीली बेसिस पे उनको असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा कैसे साहब, पहले एक्टिंग उसमें आपको बड़ा पसंद किया गया, फिर एडवोकेसी भी, एडवोकेट आप माशाल्लाह, अब ह्यूमन राइट्स कमेटी के आप मेंबर हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह कुछ और भी हम आपको करता हुआ देखेंगे? देखिए, एक्टिंग तो मेरी शनाख्त है, वो तो मैं कर रहा हूँ जी,
और 4 साल पहले इसी रियासत पाकिस्तान ने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया माशाल्लाह। तो वो काम तो मैं छोड़ नहीं सकता, वो तो मैं कर रहा हूँ। और रह जाती है बात एडवोकेसी की, तो आप भी एडवोकेट हैं अपने शोबे के हवाले से, अपने शोबे को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ और मैं अपने शोबे को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए जो खिदमत कर सकता हूँ वो करूँगा। और क्या कह सकता हूँ, अब आप देखें उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है, आज उनका जनाजा है, आज उनकी तदफीन भी है। जी सर। तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं शहर के हवाले से, सूबे के हवाले से, मुल्क के हवाले से। आप ये देखें कि हुकूमत सिंध हर तरह से उमर भाई की फैमिली को भी असिस्ट कर रही है ताकि उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई ब्यूरोक्रेसी का सामना ना करना पड़े। और हम सबकी जिम्मेदारी लगी हुई कि हमने हर तरह से उनकी फैमिली को फैसिलिटेट करना है। हमारे सूबाई वजीर जो हैं वो इस वक्त ऑन ग्राउंड है और डीसी साउथ के साथ वो और हम सब के साथ कोऑर्डिनेशन में हम इस तरीके से भी लोगों को असेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम आके टीवी पे बहुत वावेला मचाएं और बहुत शोर मचाएं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान का जुल्म आप ये देखें कि ये लोग जो मीडिया रेगुलरिटी अथॉरिटी बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं कि जी हम फेक न्यूज को रोकें। देखें, हम सबके सामने फेक न्यूज तो ये लोग खुद फैला रहे होते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वजीर साहब ने फैलाने के लिए मेरे ख्याल से मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे ज्यादा किरदार अब सोशल मीडिया भी निभा रहा है। क्योंकि अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो अब अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो उसका भी सर मार्जिन नहीं है। अब तो बड़े भारी भारी जुर्माने रख दिए गए हैं, चैनल के लिए भी, होस्ट के लिए भी, इदारे के लिए भी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि फेक न्यूज तो हुकूमत खुद फैला रही होती है कि जी आप सिविल एविएशन वाले वजीर साहब आके कहते हैं कि हमारे पायलट्स की जो है वो लाइसेंसेस जाली हैं, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग रिस्टोर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी होती है कि फेक न्यूज वो ना फैलाए। और ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाती ही हुकूमत वक्त है। ह्यूमन राइट्स वहाँ आके फॉल करता है कि हम इंसानों की मदद कैसे कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसर साहब, अब मुझे बताएगा कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के आप अब रुकन मुंतखब हैं, तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले जो है वो कहाँ पर काम होना चाहिए, या जो सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त सिंध का, या जो वहाँ के जो ज़ेरी इलाके हैं वहाँ पर जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या केटर होना चाहिए पहले? देखिए, मेरे हाथ में इस वक्त अखबार है और ये मैंने आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ही निकाल के रखा, और ये कल का अखबार है, अंग्रेजी अखबार, जिसकी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है पूरे पाकिस्तान में। उसमें लिखा है कि सेनेट बॉडी कंसिडर्स बिल टू एक्सक्लूड पार्लियामेंट फ्रॉम आरटीआई लॉ टुडे, मूव्ड बाय पीटीआई लॉ मेकर्स। बिल सीक्स प्राइवेसी फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल असेंबली एंड सेनेट। अब पीटीआई की गवर्नमेंट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल 19A है, जिसमें कि आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो किसी वजीर, मुशीर, किसी सियासतदान से, किसी ऑफिस बेयरर से सवाल कर सकता है और उसका जवाब देना लाजिम है 21 दिन के अंदर अंदर। और पीटीआई की गवर्नमेंट उसको खत्म करना चाहती है। 2017 में ये बिल निसार अहमद खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध के सदर हैं, उन्होंने पेश किया था। उन्होंने सिंध असेंबली से अप्रूव करा के सेनेट से ये बाकायदा कानून बनवा दिया था। और अब ये लोग चाह रहे हैं कि जी आम आदमी की जो रसाई है, अगर आप सवाल करें और आपको उसका जवाब ना दिया जाए। अब बिल्कुल कैसर साहब, हमारी उम्मीद तो यही है और हम चाहते ये है, ख्वाहिश ये है कि जो हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है, वो अगर एक पेज पर आकर पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, या जो ये आम मसाइल अगर इनके लिए काम करे, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। बहरहाल वंस अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जनाब। इसके साथ ही प्रोग्राम में बड़े एक वक्फे की जानिब और उसके बाद आपको लिए चलेंगे किचन में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक एंड वेलकम बैक जनाब, खुश आमदेद। और पता नहीं बड़ा मुश्किल से अनम कुछ नाम ले रही थी ब्रेक से पहले कि क्या जी आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा मोहितो। बड़ा सिंपल बेसिकली ये ड्रिंक है, रूह अफ़ज़ा मोहितो। हाँ, मोहितो बेसिकली ये बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि वेलकम ड्रिंक है। जब आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो फटाफट आपको पता है वो कौन सा घर है जिसमें रूह अफ़ज़ा नहीं होता। हर घर में रूह अफ़ज़ा पाया जाता है और रूह अफ़ज़ा से ये बड़ी ही आसान ड्रिंक है। अगर आप इसमें चाहें तो फ्रूट भी ऐड कर
सकते हैं, वो हम आगे जब रेसिपी शेयर करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी। लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग, खास तौर पे ये जो आजकल जो वेदर है उसके लिए तो ज़बरदस्त है। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स, हाँ जी, इसके लिए हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए, इसमें वाइट सोडा जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, इसमें लेमन जाएंगे और इसमें मिंट जाएगा। अच्छा, ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है आप चिया सीड्स, जो कि तुखमलंगा होता है, वो ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर अपना चाहे इसको सिंपल रख सकते हैं और चाहे ऐड ऑन अगर आपने करना है तो वो तो फिर अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन। और अपनी मर्जी का फ्रूट भी ऐड, जैसे कि फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पीच भी ऐड कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा उसके साथ जो है। मैं बनाऊं आज ड्रिंक? हाँ जी, आप बनाएं। आज मैं बनाती हूं और आप मुझे गाइड कीजिएगा। जी, सिंपल आपने नबिया क्या करना है कि पहले हम लोग ऐड ऑन करेंगे। पहले आप पानी डालेंगी। ठीक है, सबसे पहले पानी डालने के बाद कितना पानी डालेंगे? सारा पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हाफ पानी ऐड करते हैं। ठीक है, इतना बिल्कुल। उसके बाद आप इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगी। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद इसमें साथ ही थोड़े से लेमन चंक्स आप ऐड करेंगे। और रूह अफ़ज़ा ऐड करने से आपको पता है ना किसकी जो लज्जत है। बिल्कुल, सबसे अच्छा मुझे ना रूह अफ़ज़ा की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि रूह अफ़ज़ा में फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा आता है। एक अरोमा होता है ना, जैसे हम तो प्रोफेशनल है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को स्मेल करते हैं। एंड आई थिंक वी आर एडिक्टेड टेस्ट से। बिल्कुल। तो आप ये तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून भर के जो है रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। दिल खोल के डालें। रोकिएगा आप मुझे। बिल्कुल। ये देखिए अरोमा कितना अच्छा है। मैंने जैसे इसका कैप ओपन किया। ओके, और चीनी डाल लेंगे? चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी हमने, क्योंकि रूह अफ़ज़ा आपको पता है कि कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर जो है बिल्कुल उसमें आपको चीनी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसमें आप डालेंगी तकरीबन 2-3 लेमन चंक्स और थोड़े से आप इसके अंदर ऐड करेंगी मिंट लीव्स। ये ऐड? हाँ जी, बिल्कुल ऐड करेंगे। और उसके बाद साथ ही आप 2 टेस्ट इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगी ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, क्रश कर देंगे हम इसके साथ? जी बिल्कुल, क्रश कर देंगे। और मिंट लीव्स भी आप इतने ही ऐड कर लेंगे। मिंट लीव्स भी हम इतने ही ऐड कर लेते हैं तकरीबन। जी, हम और ये जो आइस है ये आप सारी इसके अंदर ऐड करते हैं। आइस सारी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और मिंट ऐड करने से अनम इतना वो बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग, हाँ जी बिल्कुल, के साथ बड़ा जबरदस्त इसका एक वो कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी जो है आइस इसमें चली जाएगी। और उसके बाद जो जब हम इसके ग्लास रेडी करेंगे तो मीनवाइल वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट। जी, ब्लैक सॉल्ट आपने ब्लैक सॉल्ट अभी हमने ऐड नहीं किया। कितना ऐड करेंगे? बस 2 टेस्ट आप डाल दें। बिल्कुल, बहुत इतना काफी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा जी, और सोडा हम बाद में ऐड करेंगे। चलें जी। हाँ, पहले आप उसको 1 मिनट लॉक करेंगे ऊपर से। ओके जी। और 1 मिनट। मुझे तो लग रहा है भाई हमारी टीम का जो आज लड़का है ना, जिसका नाम है कैंडी, हाँ, उसकी आशामत आने वाली है। चले हम इसको ऐसे ही, क्योंकि हमने रेसिपी तो शेयर कर दी है, लेकिन हमारा जूसर तो काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, होता है स्विच निकल जाता है, घर में भी अक्सर लाइट चली जाती है। बिल्कुल होता है, वेट करना पड़ जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमने इसको सिंपल जो है इसके अंदर डालेंगे देसी तरीका हमारा जो मिक्स करेंगे इसके साथ। बात है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल, और हम इसके अंदर जो है थोड़े से मिंट लीव्स ऐड करेंगे। अनम रिफ्रेशिंग स्मेल। ठीक है जी, खिलता हुआ पुदीना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, खिला हुआ, सबसे पहले क्या करना है, हमने ग्लास में थोड़ा सा ऐड करना है रूह अफ़ज़ा। मजीद ऐड किया हमने। ठीक है जी। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगी ड्रिंक अपना ऐड करेंगे। सोडा हम एंड पे ऐड करेंगे। बिल्कुल, नहीं सोडा ऐड कर दिया इसके साथ। कर लिया हम। फुल कर दिया ना? जी, फुल कर दे। मुझे तो लग रहा है ये ब्लेंड किए बगैर और लजीज लग रहा है जी। वो जो चंक्स आ रहे हैं और थोड़ा सा डाल दें। और थोड़ा सा डाल लेते हैं जी, ये ले। ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये जाएंगे मिंट लीव्स। ठीक हो गया। और ये भी डाल दूंगा। और एक जो है लेमन चंक्स जाएंगे इसमें। और ये इजीएस्ट रेसिपी जो ना हमारी रेडी है, घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आएंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।